हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 11 पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रीडम? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अमर्त्य सेन का आइडिया एक्सप्लेन करना है, जिसमें वो कहते हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ GDP या इनकम ग्रोथ नहीं होता, बल्कि लोगों के पास रियल फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। हमें ये बताना है कि कैसे फ्रीडम के बिना डेवलपमेंट अधूरा है और कैसे सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉर्मली लोग डेवलपमेंट को GDP ग्रोथ, इंडस्ट्री और इनकम के साथ जोड़ते हैं, लेकिन नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन ने कहा कि असली डेवलपमेंट तब है जब लोगों के पास रियल फ्रीडम्स हो, मतलब लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सके, एजुकेशन और हेल्थ का एक्सेस हो और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके। इस आंसर में हम देखेंगे कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम का मतलब क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस सेन्स पर्सपेक्टिव। पहले डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर से मेजर किया जाता था, जैसे GDP या पर कैपिटा इनकम। सेन ने इसको चैलेंज करके कहा कि डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया, जिसमें फोकस था कि लोग अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं और उनके पास उसके ऑप्शंस हैं या नहीं। एग्जाम्पल, दो देश का GDP बराबर हो सकता है, पर अगर एक देश में लोगों को हेल्थ और एजुकेशन नहीं मिलती तो वो कम डेवलप्ड माना जाएगा। 2. मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एज फ्रीडम। सेन के हिसाब से डेवलपमेंट इक्वल फ्रीडम्स का एक्सपेंशन। फ्रीडम दोनों तरह का होता है, एक टू गोल है और दूसरा टूल है। मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है, पर पैसा तभी काम का है जब वो लाइफ बेटर बनाने के ऑप्शंस द। सेन के 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स। पॉलिटिकल फ्रीडम्स, वोट का राइट, फ्री स्पीच, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना। इकोनॉमिक फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, फेयर इनकम, मार्केट एक्सेस। सोशल अपॉर्चुनिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल, जेंडर इक्वालिटी। ट्रांसपेरेंसी, गारंटीज, करप्शन से बचाव, अकाउंटेबिलिटी। प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, सोशल सेफ्टी नेट्स जैसे पेंशन, सब्सिडीज। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन डेवलपमेंट। इंट्रिंसिक वैल्यू। फ्रीडम खुद में एक गोल है, जैसे स्पीच की फ्रीडम अपने आप में वैल्यूएबल है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे एजुकेशन से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। फ्रीडम का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी से छुटकारा। केस एग्जाम्पल, केरला, इंडिया का एग्जाम्पल फेमस है, जहां पर कैपिटा इनकम कम होने के बाद भी एजुकेशन और हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत हाई है। 4. इम्प्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस। पॉलिसी मेकिंग। सरकार को सिर्फ GDP पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और जस्टिस पर भी। पॉवर्टी रिडक्शन। गरीबी का मतलब सिर्फ इनकम की कमी नहीं है, बल्कि ऑप्शंस की कमी भी है। ग्लोबल रेलेवेंस। यूनाइटेड नेशंस का HDI इंडेक्स भी सेन के आइडिया से इंस्पायर्ड है। डेमोक्रेसी एंड राइट्स। डेवलपमेंट तभी रियल है जब लोगों के पास राइट्स और पार्टिसिपेशन हो। एग्जाम्पल, चाइना का GDP हाई है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड है, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम दोनों मिलती है, इसलिए वो ज्यादा डेवलप्ड मानी जाती है। कंक्लूजन। अमर्त्य सेन का नोशन ऑफ डेवलपमेंट एज फ्रीडम एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। उसने हमें दिखाया कि असली डेवलपमेंट का मतलब है लोगों को उनकी लाइफ के लिए रियल चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज देना। इस अप्रोच ने इकोनॉमिक्स को एथिक्स और पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। आज के टाइम में अगर हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, तो हमें लोगों की फ्रीडम को सेंटर में रखना होगा। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, एनालाइज द थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कार्ल मार्क्स के सरप्लस वैल्यू के थियरी को समझना है। मतलब ये कैसे बनता है, वर्कर्स से कैसे निकला जाता है और इसका कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या रोल है। हमें इसका मीनिंग, प्रोसेस, टाइप्स और सिग्निफिकेंस सब कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
कार्ल मार्क्स ने अपने इकोनॉमिक राइटिंग्स, खास करके दास कैपिटल में सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो प्रॉफिट बनता है वो असल में वर्कर्स के लेबर से आता है। वर्कर जितना वैल्यू क्रिएट करता है और जितनी वेज उससे मिलती है, दोनों के बीच का डिफरेंस हाई सरप्लस वैल्यू है। मार्क्स के लिए ये कैपिटलिज्म का एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा प्रूफ था। अब हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू का मतलब है वर्कर के द्वारा बनाए गए वैल्यू और उसको दिए गए वेज का डिफरेंस। एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर एक दिन में 100 का माल बनाता है और उससे सिर्फ 40 मिलते हैं, तो बाकी का 60 कैपिटलिस्ट का सरप्लस वैल्यू बन जाता है। मार्क्स के हिसाब से यही प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट का असली सोर्स है। ये दिखाता है कि एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ कम वेज का नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर बिल्ट इन है। 2. प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू। कैपिटलिस्ट 2 चीजें खरीदता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मशीन, रॉ मटेरियल, लेबर पावर, वर्कर की मेहनत करने की कैपेसिटी। वर्कर को उसकी वेज उतनी मिलती है जितनी उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन वर्किंग डे के अंदर वर्कर वेज से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर देता है। एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर 10 घंटे काम करता है और उसका वेज 4 घंटे में कवर हो जाता है, तो बाकी के 6 घंटे का काम सरप्लस वैल्यू बन जाता है जो कैपिटलिस्ट ले लेता है। 3. टाइप्स ऑफ सरप्लस वैल्यू। मार्क्स ने 2 फॉर्म्स बताए। एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, जब वर्किंग डे को बढ़ा दिया जाए और वेज वही रहे। एग्जाम्पल, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवाना। अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये कॉमन था। रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, जब टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर वर्कर से वेज जल्दी रिकवर करवा लिया जाए। एग्जाम्पल, मशीन यूज करने से वर्कर कम टाइम में ज्यादा माल बनाता है, बाकी टाइम कैपिटलिस्ट के लिए सरप्लस बन जाता है। आज के मॉडर्न इंडस्ट्री में ये फॉर्म ज्यादा उस होता है। 4. सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द थियरी। सिग्निफिकेंस, वेज लेबर के अंदर हिडन एक्सप्लॉयटेशन समझाया। कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन और इनइक्वालिटी को लॉजिकली एक्सप्लेन किया। सोशलिस्ट मूवमेंट्स को थियोरेटिकल बेस दिया। क्रिटिसिज्म, इकोनॉमिस्ट जैसे बोम्बर्ग ने बोला कि मार्क्स ने कैपिटल और रिस्क का रोल इग्नोर किया। मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं वेज सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करते हैं। वेलफेयर स्टेट और ट्रेड यूनियंस ने एक्सप्लॉयटेशन को कुछ हद तक कम किया है। फिर भी सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आज भी कैपिटलिस्ट इनइक्वालिटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि मार्क्स का सरप्लस वैल्यू का थियरी कैपिटलिज्म के अंदर एक्सप्लॉयटेशन को क्लियरली दिखाता है। नेसेसरी और सरप्लस लेबर के कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने बताया कि प्रॉफिट का असली सोर्स वर्कर की मेहनत है। चाहे इस थियरी पर डिबेट्स हो, लेकिन आज भी ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कैपिटलिज्म की क्रिटिसिज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe the salient features of a fascist state. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फैशिस्ट स्टेट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं। हमें इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और आइडियोलॉजिकल नेचर एक्सप्लेन करना है और इटली, मुसोलिनी और जर्मनी, हिटलर के एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फैशिज्म एक ऑथोरिटेरियन और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है जो 20वीं सेंचुरी के शुरू में इटली और जर्मनी में उभार के आए। फैशिज्म शब्द इटालियन वर्ड फैशियो से आया है जिसका मतलब है बंडल या ग्रुप, जो यूनिटी और स्ट्रेंथ को दिखाता है। यह डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म और सोशलिज्म को रिजेक्ट करता है और एक स्ट्रॉन्ग लीडर के अथॉरिटी को सबसे ऊपर रखता है। आइए अब हम फैशिस्ट स्टेट के मेन फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. ऑथोरिटेरियन लीडरशिप और डिक्टेटरशिप। फैशिस्ट स्टेट एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अंडर होता है जिसमें एक ही लीडर सब कुछ कंट्रोल करता है। मुसोलिनी और हिटलर अपने देश के, नेशन के सिंबल के रूप में देखे जाते थे। इंडिविजुअल राइट्स को दबा दिया जाता है और लीडर के प्रति पूरी लॉयल्टी मांगी जाती है। 2. एक्सट्रीम नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म। फैशिज्म में नेशन को सबसे ऊपर रखा जाता है, इंडिविजुअल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वॉर और मिलिट्री पावर को ग्लोरीफाई किया जाता है। एग्जाम्पल, मुसोलिनी का कहना था कि वॉर इज टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज टू विमेन। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी और मुसोलिनी का इथियोपिया पर अटैक इज मिलिटरिज्म का प्रूफ है। 3. रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म। फैशिज्म डेमोक्रेसी को वीक और केओटिक मानते हैं। एक ही पार्टी सिस्टम होता है जिसमें ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं किया जाता।
इलेक्शंस या टू मैनिपुलेट किए जाते हैं या सिर्फ नाम के लिए होते हैं। स्पीच, प्रेस और एसोसिएशन की फ्रीडम खत्म कर दी जाती है। 4. कॉर्पोरेट स्टेट और कंट्रोल्ड इकोनॉमी। प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होती है लेकिन उस पर स्टेट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। मुसोलिनी ने कॉर्पोरेट स्टेट का मॉडल बनाया जिसमें इंडस्ट्रीज और वर्कर्स को सिंडिकेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया। एम था क्लास कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना और इकोनॉमी को नेशन के इंटरेस्ट में चलाना। 5. प्रोपेगेंडा और मैस मोबिलाइजेशन। स्टेट प्रोपेगेंडा के जरिए अपना आइडियोलॉजी स्प्रेड करता है। मीडिया, एजुकेशन और कल्चर को कंट्रोल करके एक हाई नैरेटिव दिया जाता है। नाजी जर्मनी का स्वस्तिका और इटली का फैसिस्ट सिंबल यूनिटी और फियर क्रिएट करते थे। हिटलर यूथ और रैलीज के जरिए सिटीजन्स को मोबिलाइज किया जाता था। 6. सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स और ऑपोजिशन। इंडिविजुअल के राइट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सिर्फ स्टेट सुप्रीम होता है। ऑपोजिशन पार्टीज बैन कर दी जाती है और क्रिटिक्स को जेल या डेथ दी जाती है। सीक्रेट पुलिस जैसे गस्टापो लोगों पर सर्वेलेंस रखते थे। 7. वायलेंस का कल्ट और एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। फैशिज्म वायलेंस को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में प्रमोट करता है। मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स और हिटलर के साथ ऑपोजिशन को इंटिमिडेट करते थे। फ्री थॉट और डिबेट्स को सप्रेस किया जाता था और सिर्फ ओबीडियंस को प्रमोट किया जाता था। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, फैशिस्ट स्टेट की मैं पहचान है एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म, डेमोक्रेसी का रिजेक्शन और सोसाइटी पर पूरा कंट्रोल। इसमें प्रोपेगेंडा और वायलेंस सेंट्रल टूल्स होते हैं। आज के टाइम में भी फैशिज्म एक वार्निंग है कि ऑथोरिटेरियनिज्म से डेमोक्रेसी को बचाना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What do you understand by equality of opportunity? Question explanation. इस question में हमें equality of opportunity का मतलब समझना है। हमें बताना है कि इसका political theory और democracy में क्या रोल है, इसका मीनिंग, टाइप्स, इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस क्या होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कहता है कि हर इंसान को अपने गोल्स परस्यू करने का इक्वल चांस मिलना चाहिए, चाहे उसका जन्म, जेंडर, कास्ट या बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम से अलग है क्योंकि ये रिजल्ट की इक्वालिटी नहीं बल्कि चांसेस की इक्वालिटी के बारे में है। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन जैसे थिंकर्स ने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस आंसर में हम इसका मीनिंग, टाइप्स, इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है हर किसी को फेयर चांस देना, बिना डिस्क्रिमिनेशन के। यह गारंटी नहीं करता कि सबको सेम सक्सेस मिलेगी, बट सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, डू स्टूडेंट्स एक रिच और एक पुअर फैमिली से, दोनों को इक्वल क्वालिटी एजुकेशन का चांस मिलना चाहिए। 2. थियोरेटिकल फाउंडेशंस। लिबरल थियरी। लॉक और मिल ने इंडिविजुअल राइट्स और फेयरनेस को हाईलाइट किया। जॉन रॉल्स, थियरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स ने कहा कि इनइक्वालिटी टैब तक ठीक है जब तक वो लीस्ट एडवांटेज के फायदे में हो और सब पोजीशंस फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंडर ओपन हो। अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी का मतलब है फ्रीडम और कैपेबिलिटी, सिर्फ ऑप्शन मिलना नहीं बल्कि उसका कर पाना भी इंपॉर्टेंट है। 3. डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फॉर्मल इक्वालिटी, सबको इक्वल लीगल राइट्स मिलने चाहिए। एग्जाम्पल, सबके लिए इक्वल वोटिंग राइट्स। सब्सटैंटिव इक्वालिटी, सिर्फ लॉ के लेवल पर नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को करेक्ट करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज भी जरूरी है। एग्जाम्पल, इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी। फेयर कंपटीशन, ऐसे बैरियर्स रिमूव करना जो कास्ट, रेस, जेंडर या पॉवर्टी की वजह से होते हैं। 4. इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी एंड सोसाइटी। डेमोक्रेसी का बेस हाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। बिना इसके इक्वल पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है। यह सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करता है और कास्ट, क्लास और जेंडर के बैरियर्स तोड़ता है। एलीट के मोनोपोली को कम करता है और इंक्लूसिवनेस लाता है। एग्जाम्पल, जॉब्स और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को ज्यादा जस्ट और फेयर बनाता है। 5. चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। सोशल इनइक्वालिटीज। कास्ट सिस्टम, पेट्रियार्की और पॉवर्टी अभी भी अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करते हैं। इकोनॉमिक बैरियर्स, रिच लोग बेटर एजुकेशन और हेल्थ अफोर्ड कर लेते हैं जो पुअर के लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। ग्लोबल इनइक्वालिटीज, डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्सेज की कमी होती है।
क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहने से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। कंक्लूजन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों ही सेंस में इंपॉर्टेंट है। प्योर इक्वालिटी लाना मुश्किल है, लेकिन सबको इक्वल एक्सेस देना, जैसे एजुकेशन, जॉब्स और हेल्थ फैसिलिटीज में, बहुत जरूरी है। मेरे ओपिनियन में स्टेट को लीगल राइट्स के साथ वेलफेयर और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि रियल फेयरनेस इंश्योर हो। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।